हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू पीआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। विलियम वर्ड्सवर्थ रोमांटिक एज के एक फेमस राइटर हैं और इन्होंने अपने पोयम में नेचर की ब्यूटी को शो किया है। हम अपने जूनियर क्लास में भी इनके कुछ पोएम्स को पढ़े हैं, जैसे कि सोलिटरी रीपर हो गया या फिर लूसी ग्रे हो गया, और भी विस्तृत रूप से हम इस लेक्चर में विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ेंगे। प्यारे दोस्तों, हम इस लेक्चर में इनकी ऑटोबायोग्राफी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए थे और वो मंथ था अप्रैल का, यानी 7 अप्रैल। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा, ही वॉज बर्न ऑन 7th April 1770 in Cockermouth, which is in north of England, जो कि इंग्लैंड के नॉर्थ साइड में पड़ता है। जो इनका बर्थ प्लेस है वो इंग्लैंड के नॉर्थ साइड में पड़ता है। दोस्तों, उनकी लाइफ स्ट्रगल से भरपूर थी। जब वो 8 इयर्स के थे तो उनकी मदर की डेथ हो गई, और जब वो 13 इयर्स के थे तो उनके फादर की डेथ हो जाती है। तो लिखते हैं यहाँ पर, when he was 8 year old, his mother what was the name of his mother? Anne Coxon. When he was 8 year old, his mother Anne Coxon died और जब ये 13 इयर्स के थे तो इनके फिर फादर की डेथ हो जाती है। एंड his father was also died after 13 years। ठीक है, तो बचपन में ही उनके सर से उनकी माँ और पिता का साया जो है वो हट गया। तो फिर इनका देखभाल कौन किया था? इनका जो देखभाल, इनकी एक बड़ी सिस्टर थी, डोरथी वर्ड्सवर्थ ने इनका फिर पालन पोषण किया था। इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं यहाँ पर कि 13 इयर्स में तो उनके पिता की डेथ हो गई। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर? लिखिएगा यहाँ पर, हिज फादर नेम वाज जॉन वर्ड्सवर्थ। डियर फ्रेंड्स, बहुत कम उम्र में ही वो एक स्कूल ज्वाइन करते हैं, ग्रामर स्कूल था, ठीक है, जहाँ पर वो अपने अच्छे दोस्तों से मिलते हैं, और वहाँ पर जो उनके टीचर्स का बर्ताव था वो भी काफ़ी कैंडिडली था, फ्रैंकली था। तो ये जो फ्रैंक बिहेवियर है और जो मिलनसार बिहेवियर अपने दोस्तों के साथ वो अपने साथ लाए थे, तो ये बिहेवियर ने उनको फोर्स किया था
नेचर के थ्रू पोइट्री लिखने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं ही ज्वाइंड अ ग्रामर स्कूल, ही ज्वाइंड अ ग्रामर स्कूल where he met with friendly teachers and farmer's son, ठीक है। फॉर्मर सन्स का मतलब यही है कि बहुत से उनके ऐसे क्लासमेट थे जो कि रूरल एरिया से आए हुए थे, ठीक है। तो फिर जो विलेज की एक बात होती है तो इन सभी में थी, और ये बातें, इनकी बातें विलियम वर्ड्सवर्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस की थी। यहाँ तक कि उनके एक टीचर थे जिन्होंने सोनेट लिखने के लिए विलियम वर्ड्सवर्थ को प्रेरित किया था। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट टीचर? जस्ट राइट, विलियम टेलर। William Taylor has influenced Wordsworth to write poetry. ये भी एक बात यह है कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे अपने समय में बहुत ही ज़्यादा, मीन्स ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन स्टडी, ऑल्दो ही हैड रिटन मोर देन 500 सोनेट्स एंड पोएम्स। तो ये भी एक बात जानने के लिए ज़रूरी है। इसको इरेज कर देते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर लिखिएगा ऑल्दो विलियम वर्ड्सवर्थ was not much interested in study, yet he composed more than 500 sonnets. 500 सोनेट्स। दोस्तों, उनको भाषा का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। वो फ्रेंच गए तो फ्रेंच सीख लिए, इसके अलावा वो ग्रीक, लैटिन और स्पेनिश लैंग्वेज तो पहले से ही जानते थे। तो यहाँ पर लिखते हैं ही हैड ऑल्सो knowledge of many language. फॉर एग्जाम्पल, कौन कौन से लैंग्वेज वो जानते थे? तो ग्रीक जानते थे। ही वॉज ऑल्सो एक्वाइंटेड विथ लैटिन लैंग्वेज भी जानते थे वो। इसके अलावा वो फिर स्पेनिश भी जानते थे। एंड जब वो फ्रांस गए थे यानी 1790 में, तो फिर वहाँ से वो फ्रेंच भी सीखे थे। तो इतनी भाषाओं का उनको अच्छा ज्ञान था। दोस्तों, वो फिर कैम्ब्रिज में भी गए थे। स्टार्टिंग में फिर वो कैम्ब्रिज भी चले गए थे। 17 साल के जब वो थे तो कैम्ब्रिज चले गए। मतलब इन 17 साल का क्या मतलब हुआ, यहाँ पर इनका टाइम पीरियड देख लेते हैं। 1770 से लेकर के 1850 तक इनका करियर था।
ठीक है। तो 1770 से 17 साल जब हम इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1787। तो इन 1787 ही ज्वाइंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज था जिसका नाम था सेंट जॉन्स। तो ही ज्वाइंड सेंट जॉन्स कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। उसके बाद ये है कि जब मैं आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहा था तो मैं उसमें डिस्कस किया था नियो क्लासिकल एज के बारे में। नियो क्लासिकल एज में ये था कि जो पुराने समय के राइटर्स थे जिसमें वर्जिल, होरेस और ओविड आते हैं, तो नियो क्लासिकल एज में पुराने राइटर्स को कॉपी किया गया था। लेकिन जब रोमांटिक एज शुरू होती है और विलियम वर्ड्सवर्थ जैसे महान पोएट जब आते हैं तो दे बिकम अगेंस्ट ऑफ द राइटर्स ऑफ नियो क्लासिकल एज। मतलब देखिए यहाँ पर ही वाज अगेंस्ट द pseudo artificial thoughts of neoclassical poet। नियोक्लासिकल पोएट्स, उनका ये मानना था कि जब नियो क्लासिकल एज में कोई भी क्रिएटिव कार्य हुआ ही नहीं था और पोएट्री और लिटरेचर तो क्रिएशन को ही दिखाता है, तो वो हमेशा चाहते थे कि पोएट्री में और लिटरेचर के क्षेत्र में हमेशा कुछ ना कुछ नई नई क्रिएटिविटी होती रहे। लेकिन नियो क्लासिकल एज में क्या हुआ था कि सिंपली उस समय के राइटर्स ने कॉपी कर दिया था, जिसमें अलेक्जेंडर पॉप का नाम आता है। ठीक है, मैं बताया भी था, आप उस प्लेलिस्ट को जा करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, विलियम वर्ड्सवर्थ 2 बार अपने लाइफ में फ्रांस गए थे। ठीक है, तो वो फ्रांस जब गए थे तो उस समय में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो एकदम पीक पर था। तो वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया और वो खुद भी एक रिवॉल्यूशनरी हो गए। लेकिन फिर जब लुई 16 का और फिर लुई 16 का एग्जीक्यूशंस हो जाता है और उसके बाद फिर राइज ऑफ नेपोलियन जब हुआ, ठीक है, तो फिर समय के अनुसार उनके इंथुजियाज्म भी शांत हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ही मेड टू विजिट टू फ्रांस। ही मेड टू विजिट टू फ्रांस। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर वो विजिट में फिर क्या क्या निकला। ठीक है, तो 2 बार वो विजिट किए थे। ठीक है, एक तो 1790 में था, जो उनका फर्स्ट विजिट था वो 1790 में था, और अगले ही साल यानी 1791 में इनका सेकेंड विजिट हुआ। दोस्तों, आपको पता है होना चाहिए कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था वो 1789 पर में स्टार्ट हुआ था और इस 2 साल में एकदम पीक पर आ गई थी वो रेवोल्यूशन। ठीक है, तो हम यहाँ पर नोट करते हैं, ठीक है, कि दिस वाज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। यहाँ पर एक मार्क करके लिख लीजिएगा, दिस वाज द पीरियड ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।
फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और इसकी टाइमिंग क्या थी? 1789। और इसमें देखते हैं, मैंने आपको बताया ही है अभी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने विलियम वर्ड्सवर्थ को भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। तो दिस रिवॉल्यूशन had influenced Wordsworth and he also became quite revolutionary. क्वाइट रेवोल्यूशनरी। लेकिन जल्द ही उनके उम्मीदों पर पानी फिर गया। क्यों पानी फिरा? जब एग्जीक्यूशन ऑफ लुइस 16 हुआ और राइज ऑफ नेपोलियन हुआ। ठीक है, तो लिखिएगा यहाँ पर लिखिएगा कोल्ड वाटर was thrown on his enthusiasm when execution of Louis 16 and rise of Napoleon took place। क्लियर है? ठीक है। और स्टार्टिंग के इस वक्त के समय में उनका एक फेमस वर्क भी है जो 1793 में आया था, जिसका नाम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। ठीक है, तो इसमें कुछ रेवोल्यूशनरी थॉट्स को प्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पर फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा यहाँ पर he wrote a book descriptive sketches in 1793। बेसिकली ये जो डिस्क्रिप्टिव स्केचेस था ना, ठीक है, ये क्या था? एक कलेक्शन ऑफ पोएम था। ठीक है, इसे पोएम लिखा गया था इसमें। और इसमें हम आगे देखते हैं, और इसमें ये जानने वाली बातें हैं कि एक क्वेश्चन और भी बनता है यहाँ से कि जब वो दूसरी बार जब फ्रांस गए थे, ठीक है, तो फिर वहाँ पर उनको एने वॉलोन नाम की एक लड़की से प्रेम भी हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। देखिए, ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट टू France, he fell in love with Anne Wallon,
एने वॉलोन से जब उनको प्रेम हुआ था तो सी ऑल्सो गेव बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड एंड द नेम ऑफ गर्ल चाइल्ड वाज कैरोलाइन। लिखिएगा एज अ रिजल्ट सी गेव बर्थ टू, as a result she gave birth to a girl child। birth to a girl child। name of the girl child was कैरोलाइन। फिर हुआ क्या था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन चल ही रहा था, ठीक है, ये फ्रांस में गए थे और इनका कंट्री तो खुद ही इंग्लैंड था। तो वो प्रिजन और पनिशमेंट के डर से वो फिर एने वॉलोन को छोड़ करके और फिर वो फिर से इंग्लैंड आ गए थे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग, आगे कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं, ठीक है, कि जब वो फ्रांस से आते हैं, ठीक है, यानी कि इन 19 लिखिएगा यहाँ पर, इन 1797 में, 1797 में, जब इस वक्त वो इंग्लैंड में ही रह रहे थे, तो 1797 में फिर क्या हुआ था कि ही मेड अ फ्रेंडशिप विथ एसटी कॉलरिज। ही मेड फ्रेंडशिप विथ एसटी कॉलरिज, फ्रेंडशिप विथ एसटी कॉलरिज। एसटी कॉलरिज और एसटी कॉलरिज के साथ दोस्ती होने के बाद विलियम वर्ड्सवर्थ पूरी तरह से पोएट्री लिखने के प्रति समर्पित हो गए। और फिर इसके अगले ही साल यानी इन 1798 में इन दोनों ने यानी एसटी कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ ने मिल करके कोलैबोरेटिव एक वर्क लिखा था, और ऐसा माना जाता है कि इसी वर्क के साथ ही रोमांटिक एरा की शुरुआत हो जाती है। एंड द नेम ऑफ दैट वर्क इज लिरिकल बैलेड्स। तो इन 1798 दे रोट अ कोलैबोरेटिव वर्क मतलब दोनों लोग साथ में मिलकर लिखे थे, ठीक है। कोलैबोरेटिव वर्क्स लिरिकल बैलाड्स, ठीक है। और इस लिरिकल बैलाड में लगभग नहीं, पूरी तरह से श्योर है ये कि इसमें 23 पोएम्स थी। कितनी पोएम्स थी? 23 पोएम्स थी, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ऊपर लिख देता हूं। इन लिरिकल बैलाड लिखिएगा यहां पर, इन लिरिकल बैलाड देयर वर 23 पोएम्स, ठीक है। और इस 23 पोएम्स में, ठीक है, 90 पोएम्स जो थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। इस लिरिकल बैलाड में 19 जो पोएम थी, जो 19 पोएम थी, वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई थी। विलियम
वर्ष के दौरान लिखी गई। ठीक। और जो 4 पोएम्स, जो रिमेनिंग 4 पोएम्स थी, वो पोएम एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। दोस्तों, राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर को हम लोग जानते हैं, पहले से ही पिछले क्लास में भी थी। ठीक है। तो राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो है, इसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को भी दिखाया गया है थोड़ा सा। ठीक है। तो वो इसी लिरिकल बैलाड्स का ही कलेक्शन में से लिया गया है। ठीक है। फिर आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं कि इनके जीवन पर मैंने बताया कि विलियम टेलर का तो इन्फ्लुएंस था ही, लेकिन इनकी जो सिस्टर थी डोरथी वर्ड्सवर्थ, उनका भी बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था इनके लाइफ पर। ठीक है। तो लिखिएगा यहाँ पर, हिज सिस्टर डोरथी वर्ड्सवर्थ, डोरथी वर्ड्सवर्थ, डोरथी वर्ड्सवर्थ also influenced him to write poetry on nature, ठीक है। विलियम टेलर तो सोनेट्स लिखने के लिए प्रभावित किए थे, ये बात सच है, लेकिन जो इनकी सिस्टर थी, जो इनसे बड़ी थी, जिनका नाम था डोरथी वर्ड्सवर्थ, तो इन्होंने भी इनको प्रभावित किया था। ठीक है। एक बात और इसमें जान लेते हैं कि आखिर विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस क्यों हुए थे। ही बिकेम फेमस फॉर राइटिंग हिज पोएट्री ओनली बिकॉज ऑफ पुटिंग द एलिमेंट्स ऑफ नेचुरल ब्यूटी, प्रिमिटिव लाइफ, विलेजर्स एसोसिएशंस एंड देयर वे ऑफ स्टाइल्स। तो यही चीज़ें उनकी टोन रहा करती थी, और ये बहुत ही यूनिक था उस समय में और उसके पहले के समय में। कोई भी व्यक्ति इतना महत्व नेचर को नहीं दिया करता था। ठीक है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इनका ग्लोरियस पीरियड भी था, लगभग 10 साल तक इनका बहुत ही अच्छा समय चला था। ठीक है। वो 10 साल का समय कौन है, वो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। हिज ग्लोरियस पीरियड वाज 1797 से लेकर के और 1807 तक से चला था। ठीक है। हिज ग्लोरियस पीरियड वाज ऑफ 1797 से लेकर के 1807 तक चला था। ठीक है। और फ्रेंड्स, इंग्लैंड में राष्ट्र कवि हुआ करते हैं जिनको पोएट लॉरियट भी कहा जाता है। ठीक है। तो इनको 1843 में पोएट लॉरियट बना दिया गया। ठीक है। लिखिएगा, ही वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरियट in 1843। और पोएट लॉरियट की ऐसी उपाधि होती है कि एक बार अपॉइंट कर देने पर, ठीक है, वो फिर मरते दम तक रहती है। ठीक है। और ज़्यादा नहीं, मीन्स कि वो जो है 1850 ईस्वी में लिखा ही हूँ ऊपर। ठीक है। पोएट लॉरियट बनने के लगभग 7 साल बाद उनकी डेथ भी हो जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं लास्ट में, ही वाज डेड इन 1850। 1850 में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये उनके ऑटोबायोग्राफी के बारे में है।
ठीक है। तो हम इसी वीडियो लेक्चर में कुछ उनके द्वारा बताए गए पोएम्स को भी देख लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखे गए पोएम्स पर। फ्रेंड्स, हम इनके पोएम्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड कर लिए हैं, ठीक है। और इस डिवीज़न को हम यहाँ पर नाम दे दिए हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ द पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो उन्होंने कुछ लॉन्गर पोएम भी लिखी, कुछ नरेटिव पोएम भी लिखे, कुछ सोनेट्स भी लिखे और कुछ लिरिक्स और नेचर के ऊपर भी इन्होंने कुछ पोएम्स लिखे, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनका फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्या है, द लॉन्गर पोएम्स में, ठीक है, यानी ये पोएम्स काफ़ी बड़ी बड़ी थी। तो पहला उनका पोएम है द लिरिकल बैलाड्स, ठीक है। ये 1798 में आया था। मैं आपको बताया हूँ अभी, ठीक है, कि इसी पोएम्स के पब्लिकेशन होने के बाद रोमांटिक एज की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। और आप तुरंत याद रखेंगे कि इस लिरिकल बैलाड में 23 पोएम्स थी। कितने पोएम्स थी? 23 पोएम्स थी, जिसमें 90 पोएम्स को वर्ड्सवर्थ ने लिखा था और 4 पोएम को एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था, ठीक है, एस.टी. कॉलरिज ने लिखा था। क्लियर है। अब आगे आता है हमारा द प्रिल्यूड 1805 में ये पब्लिश हुआ था। और फिर नेक्स्ट द एक्सकर्जन, और फिर रिक्लूज जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया था, ठीक है, ये अनकम्प्लीट था, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट पोएम था ये, ठीक है। आगे टिंटर्न एबे, याद रखिएगा, ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी। और फिर अगला है 7th है ओड टू ड्यूटी, ठीक है। तो लॉन्गर पोएम की कैटेगरी में 7 पोएम्स आती हैं, ठीक है। अब आगे द नरेटिव पोएम्स की कैटेगरी में 4 पोएम्स आती हैं। कौन कौन सी? लोडामिया, माइकेल, द लीच गेदरर और सोलेटरी रीपर, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चन दे देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नॉट नरेटिव पोएम्स, और उसमें से यहाँ पर 3 ऑप्शन दे देगा और मतलब यहाँ से 3 इससे उठा लेगा और एक डिफरेंट से दे देगा, तो फिर आपको चूज करना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से पूछ देता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना चाहिए कि इनमें से कौन कौन सी नरेटिव पोएम है, कौन कौन से लॉन्गर पोएम है, कौन कौन से नेचर के ऊपर लिखे गए पोएम्स हैं। अब अगली हमारी कैटेगरी है सोनेट सीरीज में। तो सोनेट सीरीज में भी कितने पोएम्स आते हैं इनके? 4। पहले का नाम क्या है? द एक्लेस्टिकल सोनेट्स। सेकेंड द रिवर डोडन सोनेट्स। थर्ड द सोनेट डेडिकेटेड टू लिबर्टी एंड ऑर्डर। एंड द नेक्स्ट मिसेलेनियस सोनेट्स, ठीक है। आगे द लिरिक्स एंड नेचर पोएम की कैटेगरी में कितने आते हैं तो और भी, ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है और जो फेमस है वही बस मैं आपको यहाँ पर लिखा हूँ। पहला क्या है हमारा? द वर्ड इज़ टू मच विथ अस। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द वर्ड इज़ टू मच विथ अस, ये मैं पढ़ाऊँगा अभी, ठीक है। आगे द डैफोडिल्स, द रेनबो, द मिल्टन, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन दे देगा कि द मिल्टन नामक पोएम किसने लिखी है, तो आप विलियम वर्ड्सवर्थ पर चूज करेंगे, ठीक है। लूसी पोएम्स VR7, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स के नाम हैं, बस आपको नाम ही याद रखना है, ठीक है। और इनके जो डिस्क्रिप्शन है इनको डिस्क्राइब करूँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इससे संबंधित जो भी कुछ और पॉइंट्स जो रह गए हैं, ठीक है, उनको भी मैं पढ़ाऊँगा। कब? जब एक नई वीडियो में रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं बताऊँगा फैक्ट्स अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू क्लास।